नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव विजयकर। मुंबई में रहते हैं और मुंबई के फिल्म पत्रकारिता के जो सबसे पुराने दिग्गज हैं उनमें शामिल हैं और खास तौर पर सिनेमा का जो संगीत है उसमें इनकी महारत हासिल है। और पत्रकार और समीक्षक होने के साथ साथ ये लेखक भी हैं, ऑथर हैं। और इनकी 4 महत्वपूर्ण किताबें आई हैं, जिनके नाम जो मैं आपको बता दूं कि द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिल्म म्यूजिक, ये बहुत बहुत बड़ा काम है इंडियन फिल्म म्यूजिक को लेकर। उसके बाद दूसरी किताब है धर्मेंद्र, नॉट जस्ट ही मैन। एक किताब तीसरी जो है मैं शायर तो नहीं, हालांकि अंग्रेजी में इसका टाइटल हिंदी में है। ये हिंदी सिनेमा के गीतकारों और हिंदी फिल्मी गीत का जो इतिहास है उसकी बात करती है। और इनकी चौथी किताब है म्यूजिक बाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस किताब के लिए डॉक्टर साहब को जो है डॉक्टर राजीव विजयकर हैं, तो डॉक्टर साहब को जो है इस किताब के लिए इस साल का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। तो आज जो है हम अपने इस कार्यक्रम में डॉक्टर राजीव विजयकर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो संगीतकार जोड़ी है, हिंदी सिनेमा की सबसे शानदार और सबसे कामयाब जोड़ियों में से एक, उन पर और डॉक्टर साहब की किताब के ऊपर बात करेंगे। तो डॉक्टर राजीव विजयकर जी, आपका स्वागत है इस बातचीत में। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लंबे समय से लगभग 30-35 सालों से जर्नलिज्म कर रहे हैं और खासतौर पर आपका सिनेमा के संगीत की तरफ झुकाव है और आपने सिनेमा के इतिहास पर, इंडियन फिल्म म्यूजिक पर एक बड़ी किताब लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इस किताब के बारे में सबसे पहले मुझे बताइए कि आप संगीत की तरफ आपका ये रुझान कैसे हुआ? देखिए, बचपन से मैं मतलब मैं तो कहूँगा मैं छोटा था, लेकिन मेरे जो माँ बाप थे वो बहुत ही शौकीन थे फिल्मों के, फिल्म म्यूजिक के। हमारे घर पे सारे जो उस वक्त के नामी प्रोग्राम थे, जैसे रेडियो सिलोन, विविध भारती, बिना का गीतमाला, हर टाइम मतलब हर हफ्ते हर दिन बजते थे। और हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स भी होते थे। तो मेरा जो फिल्म म्यूजिक में जो लगाव है और वो जो इंटरेस्ट है वो तब से था। लेकिन ऐसा हुआ कि जब मैं जर्नलिस्ट बना और मेरे कांटेक्ट में सारे जो म्यूजिक कंपनीज हैं उनके मतलब जो लोग थे, पीआर लोग थे, वो आ गए क्योंकि मुझे वो कैसेट्स भेजते थे रिव्यू के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो टाइम्स म्यूजिक में जो थी ऋचा शैलेंद्र करके, उन्होंने मुझे कहा कि आप जरा ऑफिस आइए, मैं किसी से मिलवाना चाहती हूँ। तो मैं जब गया तो मुझे उन्होंने बताया कि HMV और टाइम्स म्यूजिक मिलके, HMV यानी सारेगामा, उस वक्त उसका नाम सारेगामा हो गया था, जो हिंदुस्तान की सबसे पहली म्यूजिक कंपनी है, वो लोग एक किताब निकालने चाहते हैं ऑन हिंदी फिल्म म्यूजिक। तो उसका नाम उस वक्त डिसाइड हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी था, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिल्म म्यूजिक, ऐसा उन्होंने उसको नाम लिखा था। शायद वो सोचते होंगे कि इंडियन यानी हिंदी, मतलब जो राष्ट्रभाषा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस पे आप अगर किताब लिख सकते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, और इसके साथ हम लोग 10 सीडी का सेट, जो 1941 से लेके उस वक्त तक 2009 की बात है, हम लोग 10 सीडी का सेट उसके साथ में देंगे, जिसके साथ ये म्यूजिक का बुक जो है वो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे, लेकिन वो बुक अलग से हम ऑनलाइन और दुकानों में बेचेंगे। तो मुझे कहा गया कि और 3 लोग हैं जिनको हमने ये काम दिया है, हमें नाम नहीं बताया मुझे, तो आप कॉन्सेप्ट नोट दीजिए। तो मैंने कॉन्सेप्ट नोट जो है वो 24 घंटे में उनको दिया कि इस किताब में मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो शायद उनको पसंद आया होगा, तो वो बुक मुझे मिली और वो मेरी पहली बुक। वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उसमें खास तौर पे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए जो है वो आपका बड़ा झुकाव दिखता है और उन पर आपने किताब भी लिखी है जिस पर आपको इस साल नेशनल अवार्ड मिला है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आपको क्यों इतने बहुत खास लगते हैं? क्योंकि हिंदी फिल्मों के इतिहास में सोलो म्यूजिक डायरेक्टर्स भी हैं, हुस्नलाल भगतराम के साथ में जोड़ियों की शुरुआत भी हुई, उसी लाइनेज में ये लोग आते हैं। आप इनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको ऐसा क्या लगता है इनके म्यूजिक में?
देखिए उसमें भी वही बात आती है, बचपन की बात आती है, जब मैं मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ लगभग हर हफ्ते एक हिंदी फिल्म देखता था। तो ओके। वो जो वक्त था वो इन लोगों की मतलब जो बोलते हैं ना आरोह हाँ, एसेंट, बिल्कुल। वो वक्त था। और मैं हमेशा मतलब इतना मैंने ऑलरेडी मेरा एक्सपोजर था म्यूजिक की तरफ, फिल्म म्यूजिक की तरफ, गाने, रिकॉर्ड्स, तो मैं हमेशा फिल्म टाइटल्स पे ध्यान देता था। और मैंने ठीक। एक चीज नोटिस की कि जब वो लिरिक्स और म्यूजिक का क्रेडिट आता है, तो जब हम्म। म्यूजिक म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आता है, तो जी। हमेशा वो गाने मैंने पहले तो यूजुअली सुने ही होते थे क्योंकि विविध प्रोग्राम्स में, तो हमेशा वो गाने मुझे खास अच्छे लगते थे। और हुआ ऐसा कि उस वक्त मैं दिल्ली में था, मेरे फादर की पोस्टिंग वहाँ थी, तो वहाँ पे जो मतलब मुझे वो जो लोकल फ्लेवर भी नजर आया और एक इंडियन फ्लेवर भी नजर आया। वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक में उस वक्त खास करके नॉर्थ इंडियन फ्लेवर जरा ज्यादा होता था, जी। तो वो भी नजर आया। और एक शायद लक्ष्मी जी मराठी थे मेरे जैसे, तो शायद कोई मतलब एक फील होता रेजोनेंस है, जो बोलते फीलिंग हैं, होती है, कनेक्ट। जी बिल्कुल। हाँ कनेक्ट, शायद कनेक्ट थी। हम्म। और मैंने देखा कि मतलब ये सबका म्यूजिक अच्छा है। उस वक्त तो सारे के सारे महारथी थे, बिल्कुल। कल्याण जी आनंदी थे, शंकर जयकिशन थे, नौशाद, एस डी बर्मन, ओपी नैयर, रवि साहब थे, चित्रगुप्त साहब थे, बिल्कुल। रोशन साहब, बहुत मतलब जितना नाम लो उतना कम है। तो बिल्कुल। मैंने देखा कि इनके म्यूजिक में, और उस वक्त इनका आरोह था, तो एक और बात होती थी कि हम्म। इनकी ज्यादा फिल्में भी आ रही थी। हाँ। और मैंने, अभी बच्चा है तो उस तरफ सोचता नहीं है क्वालिटी क्वांटिटी, लेकिन मैं सोचता था कि इनके म्यूजिक में ज्यादा कुछ स्पेशल है। जैसे उस ठीक। वक्त का जो टॉप गाना था वो सावन का महीना था, उस साल का टॉप गाना। ठीक। और फिर दिल विल प्यार व्यार, शागिर्द फिल्म का गाना, फर्ज के गाने, उस जमाने में सारे के नजर न लग जाए, नाइट इन लंदन। और क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा गाता था, जी। और अच्छा। हाँ, और तो मुझे ऐसे गाने बहुत अच्छे लगते थे। ऐसे नहीं कि दूसरों के गाने नहीं अच्छे लगते थे, हम्म। लेकिन इसमें क्वांटिटी भी इसकी ज्यादा थी और क्वालिटी भी ज्यादा थी। तो और जब मैं जर्नलिस्ट बन गया, तो मैंने देखा कि मतलब इतने सारे ये लोग दिग्गज हैं, लक्ष्मी जी फिर भी टॉप पे है। इसमें जो गैप हाँ। थी वो कम से कम 28-30 साल की गैप थी, वो जो ठीक। पीरियड था। और मैं जर्नलिस्ट बना, मैं जर्नलिस्ट थोड़ा लेट बना है, तो हम्म। मैंने देखा कि अभी भी वो टॉप पर है। और मैं मतलब मेरे संपादक जो थे, एज ए न्यू कमर स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट, उनको मैं हम्म। बोलता था कि मुझे इनसे मिलना है, मुझे इसका इंटरव्यू करना है। अगर वो हाँ बोलते तो मैं करता, तो मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम भी सजेस्ट किया। तो ठीक। जब मैं इनको मिला, तो हम्म। क्या होता है ना, जब आप किसी को एडमायर करते हो, मतलब किसी के आप हमेशा फैन रहे हो, चाहे वो एक्टर हो जी। कोई भी हो, आप जब मिलते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो आदमी हमें ठीक नहीं लगता है। ठीक आप बात है। 15-20 साल से उनका काम देख रहे हो, मजा आ रहा है आपको, लेकिन वो आदमी ऐसे कुछ किस्से हैं, मतलब मैं जी। बताऊंगा नहीं, म्यूजिक में भी हाँ। है, सिनेमा में भी है। तो मैंने देखा कि ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। और ये लोग अच्छे ही नहीं, मतलब दूसरी तीसरी मुलाकात में मेरे हम्म। साथ मजाक भी करने लगे, मेरे मतलब मेरे पे मजाक करने लगे, एक गुड नेचर हिसाब से। ठीक है। तो मतलब क्या होता है ना, जब ये सब पूरा एक मिल जाता है, तो हम्म। एक पूरी पिक्चर बन जाती है कि नो, मतलब हमें ये भी पसंद है, ये आदमी भी पसंद है, इनका काम तो हमें 25-30 साल से पसंद नहीं आ रहा है। जी। और उसके बाद में उनके कई रिकॉर्डिंग्स, कई इंटरव्यूज, उन पे एक छोटी किताब लिखी थी मैंने, जूनियर जी करके। एक जी बिल्कुल, एक वो मैगजीन होता मैगजीन था, आती बड़ा थी। जी हाँ। मैगजीन, उसमें बिल्कुल। एक छोटी किताब मिलती थी, तो वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में मैंने जूनियर जी 92 में वो पब्लिश हुई, ओके। जो करीब 32 पेज की दो किताबें थी, मतलब छोटी ऐसी पॉकेट साइज जो अच्छा। बोलते हैं। तो हम्म। उसके बाद भी मतलब मैं उनको मिलता चला गया, और गाने भी आते गए। और वो जो एक चेंज है ना, मतलब आप
सोचिए कि जो जो कंपोजर 1963 में जिनकी शुरुआत है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा वो जब याद है, बिल्कुल। पारस मणि, वही लोग 90s में पालकी पे होके सवार और जो चोली के पीछे जैसे गाने मतलब मास के लिए बना रहे हैं, और ठीक। उसके साथ जो जगजीत सिंह की जो मतलब गजल जैसी माँ के ऊपर जो हाँ, खलनायक में उनका गाना है, तो ठीक। ये भी कर रहे हैं। बीच में चिट्ठी आई है, विद्या चमकेगी, कितनी वैरायटी। कोई इस तरह का गाना नहीं जो उन्होंने बनाया नहीं, और कोई इस तरह का गाना नहीं जो चला नहीं, कोई भी इस तरह की फिल्म नहीं जो उन्होंने नहीं की। माइथोलॉजिकल है, क्राइम ड्रामा है, रोमांस है, और मतलब हर तरह की फिल्म, कॉमेडी है, और हर तरह के माहौल से जुड़ना, हर तरह के। अभी 35 साल में कितने फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, सिंगर्स बदल जाते हैं, ठीक बात। तो उनके सभी के साथ जुड़ना और उन सभी के साथ अच्छा काम करना, ये मेरे ख्याल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई और आज तक मेरे हिसाब से तो है नहीं। दूसरे लोग हैं कुछ जो लंबे चले हैं, लेकिन हम्म। फिर भी जो एडेप्टेबिलिटी जो बोलते हैं ना, कि मतलब ओके। आप एक तरफ बाबू भाई मिस्त्री और मतलब सत्यन बोस जैसे नामी डायरेक्टर्स जो हैं उस वक्त के, उनके साथ धीरे 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 आपका अवरोह इतना होता है, आरोह इतना होता है जी। कि आप राज कपूर और वी शांताराम, मनोज कुमार के साथ काम करने लगते हो, और उसके बाद गाड़ी रुकती नहीं। उसके बाद आते हैं मनमोहन देसाई, फिर सुभाष घाई आते हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद आखिर में जो मतलब डेविड धवन जैसे भी डायरेक्टर्स आते हैं, ठीक। के विश्वनाथ जैसे आते हैं, तो मतलब ये ओवरऑल लिरिसिज्म भी बदल जाते हैं। मजरू सुल्तानपुरी से लेके आप संतोष आनंद और समीर तक आते हो, जावेद अख्तर तक आते हो, लता बाई से लेके आप अलका जी, कविता जी तक आते हो, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे के साथ जाके जाते आप आते हो उदित नारायण की तरफ, अमित कुमार की तरफ। तो ठीक। ये जो एक पूरा मतलब पिक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जब मेरी धर्मेंद्र की जो किताब थी रूपा पब्लिकेशंस पे, तो उन्होंने ठीक। जब मुझे बोला कि आप और किस पे लिखना चाहेंगे अब, तो मैंने तुरंत हम्म। नाम दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ओके। आपका एक लंबा एसोसिएशन रहा है इन दोनों के साथ, आपकी बुक में भी उस बात का जिक्र है, और इनकी अपनी जर्नी तो बहुत लंबी ही है। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल, जब हम छोटे थे और शुरुआत में कई बार ये लगता था कि ये शायद एक ही व्यक्ति है, और बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि एक ही व्यक्ति है जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नाम से संगीत देता है। तो लेकिन ये दोनों अलग अलग शख्सियत थी। आपका इतना एसोसिएशन लंबा रहा है, दोनों की पर्सनैलिटी के बारे में बताइए कि दोनों किस तरह से अलग अलग पर्सन थे, और म्यूजिक जो मिलकर कंपोज करते थे, क्योंकि आपने बहुत नजदीक से देखा है, तो किस तरह से वो दोनों अलग अलग सोचते भी थे और फिर एक ही जगह आकर एक म्यूजिक भी तैयार करते थे। तो उनकी पर्सनैलिटी और उनके काम करने का तरीका। देखिए, पहले तो एज पीपल, मतलब हम सब बचपन से लेके हमारे कुछ खास दोस्त रहते हैं, तो उसी तरह हाँ। उनकी जो पहली मुलाकात थी वो लक्ष्मी जी 10 साल के थे, प्यारे भाई 7 साल के थे। ठीक। तो उनकी मतलब ये जो पब्लिक में जो नॉलेज थोड़ा बहुत हटके है, लेकिन उनकी जो पहली मुलाकात हुई वो फेमस स्टूडियो में हुई, जो ओके। उस वक्त दादर में भी एक फेमस स्टूडियो होता था जो प्यारे भाई के घर के पास में रहता था, और वहां पे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स वक्त के काम रिकॉर्ड करते थे। तो लक्ष्मी जी और प्यारे भाई इतने टैलेंटेड म्यूजिशियंस थे। लक्ष्मी जी खास करके मैंडोलिन बजाते थे, लेकिन उनके दोस्त ने उनको सजेस्ट किया कि आप वायलिन भी सीख लो, क्योंकि मैंडोलिन इतना काम में नहीं आता है हिंदी फिल्मों में। प्यारे भाई तो पहले से वायलिनिस्ट थे। प्यारे भाई के पिताजी बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन थे, जिन्होंने म्यूजिक भी कुछ फिल्मों में दिया। और उन्होंने मतलब लक्ष्मी जी के जो फादर थे, उन्होंने उनसे जबरदस्ती तालीम करने को मजबूर किया उनको म्यूजिक की। तो ठीक। ये लोग दोनों एज चाइल्ड एक्टर्स भी काम करते थे, लेकिन जब वो मिले तो जब वो प्रोफेशनल गानों में जब काम करते थे, तो वो लोग बच्चे थे, मतलब टीनेजर्स थे, तो उनको स्पेशल स्टूल्स दिए जाते थे जिसपे वो लोग बैठे, ताकि हाँ।
वो अरेंजर और कंडक्टर कंपोजर्स को नजर आए। बिल्कुल। तो ये मतलब उनका बैकग्राउंड था, तो दोनों म्यूजिक में इन्वॉल्व थे। उसके बाद क्या हुआ कि प्यारे भाई ने वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत सीखा था। तो उनके प्लान्स थे कि वो बाहर चले जाए, इंडिया के बाहर चले जाए और नाम कमाए, जिस तरह से उनके जो खास दोस्त हैं जुबिन मेहता, जो वर्ल्ड फेमस हाँ, म्यूजिशियन है, बिल्कुल। उनकी तरह कुछ बन जाए कि इंडियन म्यूजिशियन ऑन ऑफ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, जो ओके। इंटरनेशनली नामचीन हो। तो लक्ष्मी जी ने बोला नहीं, वो मतलब लेट्स हम लोग एक म्यूजिक की जोड़ी बनवाते हैं। और इनकी उसके पहले एक बहुत ही अच्छी एसोसिएशन रही मंगेशकर फैमिलीज के साथ। ठीक उन्होंने है। एक ऑर्केस्ट्रा भी उनके साथ मतलब बनाया था, हम्म। जिसमें हृदयनाथ मंगेशकर जी थे, लता जी थी और उषा जी थी और दूसरे भी लोग थे। तो लक्ष्मी जी ने सजेस्ट किया कि नहीं, वहां मत जाना, मेरे साथ लेट्स मेक अ म्यूजिक ड्यू। हालांकि लता जी चाहती थी कि जी। लक्ष्मी जी हृदयनाथ जी के साथ एक जोड़ी बनाए, हाँ, और कहीं दूसरी तरफ आर डी बर्मन और प्यारे भाई भी एक मतलब ऐसे जोड़ी के रूप में सुना जाता आपने है, एक लिखा है जोड़ी इस बारे में बनाना चाहते किताब थे, में अपनी? लेकिन जी। वो दोनों चीजें जी। नहीं हुई। और ओके। ये हाँ, और ये लोग एक एक साथ बन गए, बचपन से खेलते थे साथ में। जितना भी उनको म्यूजिक में इनकम मिलती थी एज म्यूजिशियंस, बांटते थे, हम्म। और मतलब लंच के टाइम पे भी सब बांट के खाते थे। तो उनकी दोस्ती वहीं से शुरू हुई। दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से, ऐसे तो लक्ष्मी जी तो कुडालकर है, मतलब महाराष्ट्र, लेकिन गोवा का जी। थोड़ा बहुत ये प्यारे भाई तो हम्म। मतलब यूपी के हैं। तो जी। लेकिन मुंबई में जो मतलब उनका सब उनकी परवरिश थी। तो अलग हस्तियां हैं वो। लक्ष्मी जी हमेशा मतलब एक ऐसे मतलब प्यारे भाई खुद कहते हैं कि अगर मुझे गुस्सा आता था, जो बहुत जल्दी आता था, तो लक्ष्मी जी सिर्फ हम्म। सबको जिन पे मैं गुस्सा कर रहा हूं उनको शांत कर देते थे। और ठीक। बाद में उनके जो एसोसिएट थे, उन्होंने बोला अगर कोई प्रोड्यूसर नाखुश हुआ तो लक्ष्मी जी सिर्फ उनके कंधे पे ऐसे हाथ रख के उनको तुरंत अच्छा। शांत करते थे। और कभी भी मतलब उनको वजह बहुत थी, ये डिटेल्स में हम्म। मैं जाना नहीं चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी के लाइन में आएगा। जी। लेकिन कभी भी जिन लोगों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, लक्ष्मी जी ने कभी भी, या मेरे को या किसी भी और हस्ती को, हम्म। कभी उनके बारे में कुछ एक शब्द भी कभी खराब नहीं कहा। वो हमेशा बोलते थे नहीं वो ऐसा है, नहीं वो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, उनका दोष नहीं है। मतलब उस टाइप के आदमी थे, बहुत ही विजनरी आदमी थे और बहुत ही एम्बिशियस थे। मतलब एक किस्सा जो मेरे किताब में मैंने बताया है कि जी। वो लोग झोपड़ी में रहते थे वारला में। लक्ष्मीकांत। जी। जी। लक्ष्मीकांत, हाँ। जी। तो हमेशा बोलते काम पे जाते थे बस में, ट्रेन में। तब वो एक विले पार्ला जो एरिया है मुंबई की, वहां पे वो एक अच्छे बंगले से के तरफ से उनकी बस जाती थी। तो वो माँ ओके। को बोलते थे कि एक दिन मैं आपके लिए ऐसा बंगला बनाऊंगा। तो उनकी माँ बोलती थी कि पहले एक फ्लैट तो ले, हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, पहले एक ठीक। फ्लैट तो ले, फिर बंगले की बात। लेकिन उन्होंने मना, बस। मतलब। और मतलब मैंने शायद उनका पारसमणि नाम रखा उसका। पारसमणि जो उनकी पहली फिल्म थी, पहली पहली। जी। कंप्लीटेड फिल्म, उसके पहले हाँ। 3-4 फिल्में पूरी नहीं हुई। जी। तो मतलब ये उनकी जो शख्सियत थी वो बहुत ही हम्म। अलग टाइप की थी और विजनरी थे वो। और उन लोग ओके। जो सोचते हैं कि देखिए उन्होंने जो पूरा लिस्ट है मेरे किताब में है, वो 500 जी। फिल्में थी, राउंड फिगर 500 हिंदी फिल्म्स, ठीक। राउंड फिगर, ना 499 ना 501। अच्छा। और 10 रीजनल फिल्में की। हम्म। तो उन्होंने इतना काम क्यों किया? लोग बोलते कि उनको दे वांटेड मनी, उनको जितना माल अंदर लेना था, काम जितना करना था, काम का हम्म। स्टैंडर्ड गिर गया, ऐसे सब लोग बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक मानना है कि अगर आप जी। ज्यादा काम करो तो आपके काम का स्तर घट जाता है।
लेकिन उनके जो फेवरेट लिरिसिस्ट थे आनंद बख्शी साहब, उन्होंने मुझे एक चीज एक बार बताई थी कि देखिए राजीव भाई, मैं अगर 20 मिनट लूं नहाने के लिए और दूसरा आदमी 5 मिनट में नहा के आए, तो जरूरी नहीं कि मैं बेहतर नहाया हूं उनसे। ठीक बात है। लक्ष्मी जी की भूख क्या थी? काम। इसके लिए उन्होंने बहुत ही कम उनके मतलब उनके रेट को बढ़ाया, इंक्रीज ही नहीं किया। बोलते थे हमने गरीबी देखी है, अगर वो बेचारे ठीक। प्रोड्यूसर के पास उतना पैसा नहीं होगा तो हम हम्म। लोग उनका म्यूजिक देने का अवसर क्यों छोड़े। ओके। तो उसी वजह से वो म्यूजिक मतलब जितनी ज्यादा फिल्में करते गए, एक बार तो ऐसा मेरे को याद है जी। 1970s में उनके पास करीब मेरे ख्याल से 30 या 40 फिल्में हाथ में थी एक साथ में। ओके। जरूर सारी बनी नहीं होंगी, कुछ हाँ। बंद हो गई होंगी, लेकिन ठीक। 30-40 फिल्में, यानी कम से कम 125 गाने, और उस वक्त जो रिवाज था पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ। तो ये सब, और उसी वजह से एक और चीज हुई जो लोग गलत समझते हैं कि लक्ष्मी जी कंपोजर थे, प्यारे भाई अरेंजर थे। हाँ, दोनों का क्या रोल था म्यूजिक तैयार करने में? हाँ, जी हाँ। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ हाँ। कि लक्ष्मी जी जी। जो है वो ऐसे धुन निकालते थे, ऐसे उनके अरेंजर्स ने मुझे बोला है कि अगर ओके। उन्होंने कुछ गाने को पढ़कर एक धुन सुनाई जो सिचुएशन के हम्म। लिए, मूड के लिए, राग के लिए बहुत परफेक्ट है, और प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को अच्छी नहीं लगी, तो वो फिर से उस मतलब सॉन्ग को गाने को देखते थे, पढ़ते। गीत को देखते थे, और 10 हम्म। मिनट के अंदर एकदम अलग ट्यून जो फिर भी उस सिचुएशन के लिए परफेक्ट है, वो ओके। लोग मतलब, और अगर वो भी पसंद नहीं है तो तीसरी चौथी पांचवी ऐसे चलता था। तो बहुत उनकी, उनको बहुत स्पीड थी, और ठीक। वो उनकी एक ट्रिक है जो वो, इसका जिक्र मैंने इस किताब में किया है, जिसके वजह से ये कर सकते थे। और वो ट्रिक ओके। टेक्निकल है, मतलब वो अच्छा। कान से रिलेटेड है। तो उनके पास एक बाजा रहता था छोटा सा, जो, हम्म। और उस पे वो लोग, वो जो दो हाथ, जो उनके दो उंगलियां, वो सा हम्म। और पा पे रखते थे। अभी ठीक सारे है। गामा पधा नी में सा और पा हम्म। अचल है, बाकी सबके कोमल तीव्र होते हैं। ठीक। तो वो करने से क्या होता है, वो लक्ष्मी जी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो किसी और कंपोजर में मैंने सुना नहीं। क्योंकि वो बजाते नहीं थे जैसे दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर हारमोनियम बजाते, वो सिर्फ ठीक। सा और पा पे हाथ रख के अपनी धुनें ओके। बनाते थे। तो उसका टेक्निक, उसकी टेक्निकल चीज है, वो बहुत ही दिग्गज क्लासिकल अथॉरिटी ने मेरी किताब में उसके ऊपर रोशनी डाली। तो ये थे लक्ष्मी जी। प्यारे ठीक। भाई क्या है, प्यारे भाई का मैं एक मतलब एक शब्द नहीं, एक सेंटेंस में हम्म। बोलूं तो उनका, उनकी जिंदगी पूरी म्यूजिक ही है। सबसे पहले तो ठीक बात। उनके हाँ। उनके घर में एक कमरा है जो पूरी तरह म्यूजिक के बुक्स तक से भरा हुआ है। अच्छा। हाँ, इंडियन म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, हर एक इंस्ट्रूमेंट, वो मतलब हर म्यूजिकल साज का अंदर बाहर, इन एंड आउट जानते हैं। ओके। और ये उनकी स्टडी है जो आज तक जारी है। आज भी मैं कभी कभी उनके घर जाता हूँ तो वो कोई ना कोई किताब ऐसे बाहर पड़ी रहती है, बोलते मैं ये पढ़ रहा हूँ। और पढ़ते कभी कभी आजकल का म्यूजिक, चाहे इंडियन हो, इंटरनेशनल हो, फिल्म का हो, वो लोग हैं। सुनते हैं, और वो सुनते हैं और उसके ऊपर भी स्टडी करते कि ये इस लड़के ने क्या काम किया। और वो इंडिया के एकमेव कंपोजर है जिन्होंने एक सिम्फनी रजिस्टर की हम्म। है, उनके नाम की सिम्फनी अमेरिका में रजिस्टर हुई है, जो मतलब एक कोई भी इंडियन कंपोजर ने की नहीं है। ऐसे बोला जाता है एक कंपोजर है बहुत ही हम्म। नामी और सीनियर कंपोजर में, यार रहमान की बात नहीं कर रहा हूँ, दक्षिण से, जी। जिन्होंने अच्छा। सिम्फनी बनाई, लेकिन वो असल में रजिस्टर नहीं हुई। मतलब वो रजिस्टर होने के लिए, उसके लिए जी। उनको 5-6 स्टेजेस से जाना पड़ता है। वो ठीक। यहाँ पे अप्रूव होने, हर स्टेज पे बहुत ही हाँ। नामी म्यूजिशियंस अप्रूव करते हैं, तभी वो ठीक। सिम्फनी आप रजिस्टर कर सकते हो। और वो सिम्फनी अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको पूरी के पूरी मिलेगी, जहाँ पे इंटरनेशनल कंपोजर्स जो है
वो उनके पैर छू रहे हैं आखिर में, क्योंकि वो कंडक्ट कर रहे। तो ये प्यारे भाई ये दिमाग में मतलब पूरा म्यूजिक भरा है, और इसके अलावा बहुत कम सोचते हैं। उनके पास कोई लग्जरी की चाह नहीं है, उनको कोई मतलब बड़ा कुछ लाइफ में बड़ी एम्बिशन कुछ नहीं है। म्यूजिक 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 बस। हाँ, उनका उसके वजह से जो है थोड़ा मतलब थोड़े वो जल्दी गर्म हो जाते गुस्सा हो। हाँ बिल्कुल। ये बात उनको जानने वाले जो पुरानी चीजें हम देखें तो ये बात बार बार आती है कि उनसे बात करना, उनसे मिलना उतना आसान नहीं था लक्ष्मीकांत जी के मुकाबले। तो उतना घुलते मिलते ही नहीं थे, ये चीज है। एक चीज बताइए सर, हाँ 60s के जिस दौर में जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आए, वो एक मतलब गोल्डन एरा था जहां मतलब एक से एक बड़े संगीतकार थे, और उस बीच में इन लोगों ने आकर अपनी जगह बनाई। शंकर जयकिशन के साथ इनकी जो प्रतिद्वंदिता की बातें हैं वो भी होती रही। कैसे थे मतलब, हालांकि इन लोगों ने कल्याण जी आनंद जी के साथ में असिस्टेंट के रूप में, एसोसिएट के रूप में भी काम किया। बाकी जो संगीत जोड़ियां थी और उसमें खासतौर पे शंकर जयकिशन, किस तरह का माहौल था? क्या वाकई इनकी प्रतिद्वंदिता थी? क्या था मतलब, कितने फ्रेंडली थे? कैसे ये लोग सब एक साथ जब इकट्ठे होते थे तो किस तरह से रहते, बात करते या एक दूसरे को लेकर सोचते थे? नहीं मतलब इनका एक अभी क्या हुआ, जब जैसे मैंने बोला एक दौर था जब उनके पास 40 फिल्में लगभग थी। हाँ। उसके पहले शायद 30 या 25 होंगी। तो उन्होंने एक सिस्टम डिवाइस किया, जो मैं बोल रहा था कि ऐसे माना जाता है लक्ष्मी जी कंपोजर है, प्यारे भाई अरेंजर है। वो सिस्टम वो चीज क्यों मतलब फेमस है, क्योंकि एक सिस्टम डेवलप करना पड़ा उनको, जिसके वजह से वो इतनी सारी पिक्चर्स साथ में कर सके। तो ये सिस्टम ऐसा था कि लक्ष्मी जी का जो म्यूजिक रूम था उनके घर पे, जो पार्ला में, वेले पार्ला में, जूहू वेले पार्ला में, तो वहां पे वो प्रोड्यूसर के साथ मिलके बैठते थे, राइटर के साथ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ, और वहां पे वो अपनी धुनें उनको प्रेजेंट करते थे। तो जैसे मैंने कहा बहुत बहुत फास्ट थे वो। तो वो क्या करते थे कि ये धुन पास हो गई, चलो ये पास हो गई, तो उनके वेटिंग रूम में, म्यूजिक के वेटिंग रूम में ऐसे था जैसे डॉक्टर का वेटिंग रूम होता है। जैसे डॉक्टर के वेटिंग रूम में 12, 13, 15 पेशेंट बैठे हैं, उनको नंबर दिया जाता है या नंबर नहीं दिया जाता था, लेकिन जिस ऑर्डर में जो फिल्म मेकर आता था उसी ऑर्डर में वो अंदर जाता था। बड़े छोटे की बात नहीं होती। अगर राज कपूर का नंबर 8 है और 7वें नंबर में कोई छोटा डायरेक्टर है तो 7वां नंबर ही पहले जाता था। लेकिन मतलब वो जब अपने म्यूजिक रूम में शाम को 4:30, 5 बजे मेरे ख्याल से आते थे और रात को 9-10 बजे तक सिटिंग चलते थे, तो उस दौरान में कम से कम मेरे ख्याल से एक दिन में उनकी 3 या 4 कम से कम धुनें पास होती होंगी। ये अंदाजा है मेरा, मैं कभी उनकी सिटिंग में बैठा नहीं। मैं सिटिंग्स की बात इसके लिए करता हूँ, मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं जब उनको इंटरव्यू करने जाता था तो वहीं पे लाइन में बैठता था, और मुझे पहले लिया जाता था, तो सब लोग मुझे देखते थे कि ये कौन है जो अंदर जा रहा है। तो उनका जो एक आदमी था, म्यूजिशियन थे और असिस्टेंट भी थे, सुधीर करके, तो वो उनको समझाते थे कि नहीं ये जर्नलिस्ट है और इसके लिए पहले जा रहा है। और मुझे भी 15 मिनट से ज्यादा उस वक्त टाइम नहीं देते थे। तो हाँ, तो ये हुई कंपोजिशन की बात। अभी ये धुन तो फाइनल हो गई, लेकिन जब वो जो भी धुनें उस दिन फाइनल हुई है या उस हफ्ते में फाइनल हुई है, प्यारे भाई हफ्ते के आखिर में, एंड में या बीच में कहीं आ जाते थे, और फिर दोनों बैठ के डायरेक्टर और उनके साथ वो उस गाने का फाइनल एक ग्राफ बनाते थे, मतलब ये गाना रिकॉर्ड होगा। रिहर्सल्स होती थी, और जिस दिन रिकॉर्डिंग है उस दिन प्यारे भाई 10 बजे पहले पहुंच जाते थे स्टूडियो पे, रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे, और वो वहीं पे उस गाने का म्यूजिक लिखते थे। कोई होमवर्क नहीं होता था उनका, मतलब जो गाने का ग्राफ बन गया है लक्ष्मी जी के यहाँ,
लेकिन उसका जो पूरा म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा है, कितने लोग हैं, क्या कितने वायलिन्स हैं, कितना क्या है, ये पूरा 10 बजे से लेके अंदाजा 3:30-4 तक प्यारे भाई पूरा फाइनल करते थे रिहर्सल के साथ। और फिर ओके। लक्ष्मी जी आते थे, सिंगर आते थे, और वो गाना फिर से रिकॉर्ड किया जाता था। और रिकॉर्ड करते करते उस लाइव रिकॉर्डिंग के जमाने में, क्योंकि मैंने उनके काफी 10-12 रिकॉर्डिंग्स तो अटेंड किए, ओके। उस लाइव रिकॉर्डिंग के जमाने में अगर 4-4:30 बजे रिकॉर्डिंग शुरू करो तो कोई भरोसा नहीं कि गाना अगर 6:30 बजे तक भी खत्म हो सकता है, रात को 12 बजे भी। क्योंकि उसमें क्या है, एक म्यूजिशियन ने भी एक गलती की, एक कोरस बिल्कुल। सिंगर ने एक गलती की, या सिंगर ने एक गलती की, तो पूरा गाना फिर से होता था। पूरा बस। हाँ। तो ये मतलब उनका वर्किंग सिस्टम हो गया था। तो प्यारे भाई को ज्यादा टाइम लगता था। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक में लगभग 90% प्यारे भाई का ही काम रहता था, क्योंकि वो बहुत दिनों चलता था। ठीक बात लक्ष्मी है। जी तो तब तक इतनी सारी धुनें, इतनी सारे फिल्मों की बनाते सही थे। है। हाँ हाँ। तो इसमें धीरे धीरे ये इंप्रेशन हो गया कि हम्म। लक्ष्मी जी धुनें बनाते हैं, प्यारे भाई ऑर्केस्ट्रेशन ही करते हैं, और करते हाँ। नहीं, कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ठीक है। प्यारे भाई ने मुझे कुछ एग्जांपल्स दिए, जो गाने किसी वजह से रिकॉर्ड होने के बाद भी फिल्म मेकर हम्म। ने प्यारे भाई को बोला, नहीं नहीं, ये लक्ष्मी जी की धुन, ये अरेंज और रिकॉर्ड भी लक्ष्मी जी ही करेंगे। तो ऐसे भी अच्छा। एग्जांपल्स हुए हैं। लक्ष्मी जी ने मुझे कुछ धुनें दी है एग्जांपल, जो प्यारे भाई ने एक्चुअली बनाई। हम्म। और लक्ष्मी जी ने ये भी बताया कि कभी कभी मैं धुन बनाता था, प्यारे भाई सुनते थे, छोटी सी यहाँ वहां तब्दीलियां करते थे, तो मेरी चाराने की धुन 1 रुपए की होती थी, बन जाती थी। अच्छा। ठीक। वही धुन, मतलब उसमें यही कोई टीम वर्क, चेंज नहीं, बिल्कुल। लेकिन उसमें जो हम्म। छोटी छोटी बारीकियां होती है ना, मुर्कियां होती है या जी। कुछ भी होता है, उससे वो धुन, या फिर ऑर्केस्ट्रेशन में कुछ वो ऐसे डालते थे, हम्म। फ्रेजिंग में इतना डालते थे कि वो 4 आने की धुन 1 रुपए की हो जाती। तो ये मैं उनका वर्किंग स्टाइल। हाँ, मैं शंकर जयकिशन के साथ इन लोगों की जो प्रतिद्वंदिता, जो एक मुकाबला था मतलब, और क्योंकि काफी जगहों पे इन्होंने रिप्लेस किया, तो किस तरह से ये उनको देखते थे? क्या आपकी इन लोगों के बारे में, शंकर जयकिशन के बारे में बात हुई इन लोगों से? क्या सोचते थे, किस तरह से उनको देखते थे? देखिए, दोनों दोनों जो है, मतलब अलग अलग बातचीत करते वक्त दोनों ने कहा हाँ। कि वो उनके काफी सारे पर्सनल फेवरेट्स थे ठीक है। दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स में। और उन्होंने जो हम्म। मतलब विविध भारती में वो जो जयमाला प्रोग्राम में भी ऐसी बातें की। हाँ। जी। लेकिन जो दोनों में कॉमन था वो था हम्म। शंकर जयकिशन। दोनों अच्छा। शंकर जयकिशन के भक्त थे, ओके। और प्रतिद्वंदी तो थे ही, बन गए प्रतिद्वंदी। और सिर्फ जी। लक्ष्मी जी ने शंकर जयकिशन के साथ म्यूजिक बजाया, मतलब म्यूजिशियन में काम किया, अच्छा। प्यारे भाई ने लीड किया है। तो ओके। लक्ष्मी जी और शंकर जयकिशन, और प्यारे भाई और शंकर जयकिशन, मतलब ये जो है वो मतलब गुरु शिष्य जैसे ही मैं कहूँगा रिश्ता था उनका। और ठीक। वो जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है ना, तो जी। लक्ष्मी जी बोलते थे, ये फला फला शंकर जयकिशन गाना सुना, हमने सोचा वैसा ही एक गाना हम भी बनाएंगे, लेकिन वैसे ही मतलब उस स्टाइल में, उस जॉनर उस में, टाइम। अगर वो सिचुएशन, कॉपी नहीं। तो हम्म। हमेशा वो एक मतलब वो जो वहाँ है, हमें वहां ऊपर जाना रख। है, हमें वहां हो हम्म। सके तो उसके पार जाना है। और प्यारे ठीक है। भाई का भी ऐसा ही था कि लक्ष्मी जी, ये शंकर जयकिशन ने इसमें 16 वायलिन्स यूज किए, तो हम लोग 18 करेंगे, 20 करेंगे। ओके। और हाँ, और दोनों के लिए वो कॉमन थे। हालांकि दूसरे लोगों के हम्म। साथ भी उनका बहुत ही क्लोज रिलेशन हम्म। था, और उनको एडमायर, क्योंकि जी। दोनों मिलके करीब सबके साथ उन्होंने म्यूजिशियन के रूप में काम किया था। और हम्म। शंकर जयकिशन के लिए मतलब उनका जो आदर था वो ये था। और इसके लिए मैं कहता हूँ, जब अभी देखिए, शंकर जयकिशन के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जी। शंकर जयकिशन 1949 में आए, और ठीक है। हाँ। 1969 तक नंबर 1 रहे। अभी उनको नंबर 1 से नंबर 2 पे लाने वाले थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, क्योंकि वो 1969 में नंबर 1 बन गए। जी जी। और उसके बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नंबर 1 रहे 1993 तक। हाँ, बीच बीच में कंपटीशन जरूर हुआ, पंचम बहुत नजदीक आए टॉप के पोजीशन पे, कल्याण जी भाई हाँ। भी, आनंद जी भाई भी थे।
फिर बप्पी लहरी 80s में करीब पास में आया, नदीम श्रवण ने अर्ली 90s में अपना सिक्का जमाया। तो ये कंपटीशन जरूर थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मिलके 1949 से लेके 1993 तक, यानी 45 साल इन्होंने दोनों ने ही राज किया है। तो मतलब इनमें तो कुछ खास होगा कि शंकर जयकिशन के पास भी ओपी नैयर बहुत करीब गए थे। ठीक है। तो उनके साथ भी बड़ी जबरदस्त कंपटीशन थी दूसरे लोगों के साथ। नौशाद साहब थे, रवि थे, एस.डी. बर्मन थे। तो ये दोनों जो मतलब ये जो 4 लोग हैं ना, ये हिंदी सिनेमा के मेरे हिसाब से बहुत ही कंप्लीट म्यूजिक डायरेक्टर जो बोला जाता है। जैसे मैंने कहा, हर तरह की फिल्म, हर तरह का गाना, बिल्कुल, कोई भी लिमिट नहीं, कोई भी लिमिट नहीं, किसी भी तरह की लिमिट नहीं। इंडियन, वेस्टर्न, कैबरे, बच्चे का गाना, भजन, गजल, कव्वाली, जो भी। तो इसमें भी लक्ष्मी जी प्यारे भाई मेरे हिसाब से एक कदम आगे गए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो शंकर जयकिशन के पास कोई नामी कव्वाली है नहीं। ठीक, कुछ एक आध गाना हो सकता है, लेकिन जो और क्लासिकल में भी दोनों माहिर थे, लेकिन लक्ष्मी प्यारे को अपने कमर्शियल पोजीशन की वजह से क्लासिकल में उनको प्योर क्लासिकल सब्जेक्ट उनको 1985 में मिला सुर संगम का। बीच बीच में क्लासिकल गाने मिलते रहे, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो 80s में एक बहुत ही अजीब चीज होती है कि सारे महारथी सिंगर्स गुजर गए। अभी ना आपके पास रफी साहब है, ना मुकेश है, ना किशोर है। लता जी और आशा जी कम गा रहे, मन्ना डे कम गा रहे। तो अभी लक्ष्मी जी और प्यारे भाई ने क्या किया, उनके जो गाने में शास्त्रीय जो भाग है, जो रागदारी, वो थोड़ी सी बढ़ा दी, क्योंकि सिंगर्स जो है वो उतने माहिर सिंगर्स नहीं थे। अच्छे सिंगर्स थे, लेकिन उतने माहिर नहीं थे। तो उसको बैलेंस करने के लिए, ये मेरा स्टडी है, उन्होंने कभी कंफर्म नहीं किया, नहीं आप ठीक कह रहे हैं जी। हाँ, उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने गाने में ही रागदारी ज्यादा डाली। तो वो जो फिर गाना जो अपने को अच्छा लगता है, फिर सिंगर से ज्यादा अपने को गाने पे भी ध्यान जाता है। जैसे पतझड़, सावन, बसंत, बहार, उसमें लता जी के साथ मोहम्मद अजीज भी है, सुरेश वाडकर भी है। अनुराधा के कितने गाने हैं जो क्लासिकली ओरिएंटेड। कविता जी के कितने गाने हैं, जैसे पूरा भैरवी का जो साउंड ट्रैक है, जो मेरे ख्याल से उनका आखिर का ग्रेट साउंड ट्रैक था, वो साउंड ट्रैक। और फिर एक्सपेरिमेंट, मतलब किसी भी सिंगर पे डिपेंड नहीं रहने का। अभी आप 80 से 90 से उनका जो स्तर वाला संगीत है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ फिल्मों में पूरे नितिन मुकेश है, कुछ फिल्मों में पूरे सुरेश वाडकर है, कुछ फिल्मों में क्लासिकल सिंगर है पंडित राजन और साजन मिश्रा, कुछ फिल्मों में रूप कुमार राठौड़ है, पंकज उदास है, और उसी तरह से फीमेल सिंगर्स। तो ये सब जो चीजें हैं, ये उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। जो चीज आप कह रहे हैं उनके म्यूजिक में बाद के दौर में कोरस भी ज्यादा बढ़ गया। जैसा आपने कहा कि अगर नए गायक आए या जो पुराने गायकों की तरह जो बहुत ही शास्त्रीय ढंग से पक्के नहीं, तो उनकी कमियों को छुपाने के लिए उन्होंने कोरस का भी ज्यादा इस्तेमाल किया बाद के संगीत में। नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए कमियां, सिंगर में कमियां नहीं थी, लेकिन जाहिर है कि वो लोग लता, आशा, रफी, मुकेश, किशोर की तरह 5 साल में तो नहीं कोई बन सकता है ना वो लेवल का। ये जो लोग हैं वो 30-40 साल गा गा के, सारे लोगों के लिए गा गा के, उसके पहले तालीम लेके फिर बन गए ना। वो तो माहौल था नहीं। और इनमें से ज्यादा सिंगर जो मैं जिनका जिक्र किया मैंने, इनमें से ज्यादा सिंगर्स तो उन्हीं से या कल्याण जी आनंद जी के स्कूल से ही आए थे। बिल्कुल। तो मतलब, और कल्याण जी आनंद जी ने काम कम कर लिया था उस वक्त। तो मतलब वो ऐसा नहीं कि लता भाई सीख रही है थोड़ा कुछ नौशाद साहब से भी, एस.डी. बर्मन से भी, अपने पिताजी से सीखी हुई है। शंकर जयकिशन है, रोशन साहब है, सलील चौधरी, मदन मोहन जैसे लोग उनको मतलब गानों के माध्यम से ग्रेट मास्टर्स थे उस समय। बिल्कुल। हाँ, वो पॉसिबल ही नहीं था ना, ये अनुराधा, अलका, कविता, सुरेश, अमित, नितिन, मोहम्मद अजीज वगैरह के लिए। तो ये मतलब कमियां नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने वो
यूज किया, मतलब इन लोगों को, ताकि ये लोग भी उभरे। अगर गाना चले तो सिंगर भी चलता है। तो मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडकर, अमित कुमार, ये लोग सब चले, सुदेश भोसले चले, अनुराधा अलका, कविता तो टॉप पे पहुंच गई, क्योंकि लता जी और आशा जी भी काम नहीं कर रहे थे उस वक्त। बिल्कुल। तो और इनके गाने अभी आप देखिए 80s में कल्याण आनंद जी, आर डी बर्मन, राजेश रोशन, बप्पी लहिरी जो मेन उनके प्रतिद्वंदी थे, इनके जी। पास तीनों सिंगर थे, लता, आशा, किशोर। ठीक। किशोर तो 87 में गुजर गए। हाँ। लेकिन लक्ष्मी जी प्यारे भाई के साथ उस वक्त उन्होंने ज्यादा काम किया नए सिंगरों के साथ, और फिर भी उनके ज्यादा गाने, ज्यादा फिल्में चली। अगर हम आज याद करते हैं 80s के गाने, तो उसमें लक्ष्मी जी और प्यारे भाई के गानों की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक। अब इतने कल्याण आनंद जी, आर डी बर्मन, राजेश रोशन, बप्पी लहरी के गाने आपको याद नहीं होंगे जितने लक्ष्मी प्यारे के 80s के गाने हैं। जैसे उत्सव है, चाहे आप सौदागर का नाम लो, या फिर आप ये जो खलनायक के गाने हैं। बहुत सारे गाने, मतलब एक बिल्कुल। दूजे के लिए बोलो, क्रांति बोलो, हीरो बोलो, कुली बोलो, तेजाब बोलो, तो राम लखन। तो जी। ये इनका, ये जो मेरे हिसाब से ये इनका सीक्रेट बन गया था, जो लोगों को मतलब सोचने की बात है, स्टडी करने की बात है। अगर सिंगर्स की बात करें, अभी हमने म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की, सिंगर्स की बात करें, तो जो चीजें मैं पढ़ रहा था उसमें ये चीज आई भी एक थी, किशोर कुमार का बेस्ट यूज जो है उनके टैलेंट का, वो जो है वो इन लोगों ने किया है। देखिए मैं एक चीज बताऊंगा आपको जी। कि ये जो चार मेन सिंगर्स एलपी के थे, और जो हमारे इंडस्ट्री के चार मेन सिंगर्स हैं, हाँ। लता, रफी, मुकेश और किशोर, जी। इनका अगर आप ध्यान से और बिना, मतलब जो बोलते हैं ना, उसका क्या वर्ड है हिंदी में, इम्पार्शियल, बायस्ड हुए बगैर अगर हम देख लें। हाँ, बायस के बगैर आप अगर केयरफुली आप स्टडी करें ना, तो जो ठीक। वैरायटी इन चार सिंगर्स को एलपी ने दी, किसी ने नहीं दी। ओके। आप ध्यान से उसका, उनका पूरा आउटपुट आप पढ़ के देखो, मतलब ठीक। स्टडी करके देखो। पहले हाँ। लता मंगेशकर से इन्होंने हर तरह के गाने गवाए, बच्चे से लेके कैबरे डांसर तक, हम्म। और हर जॉनर का गाना भी गवाया। और जो लता मंगेशकर की वैरायटी है अंडर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वो किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर, शंकर जयकिशन के साथ भी नहीं है। सलील चौधरी, दादा बर्मन, नौशाद, इन्होंने उनका जो काम, क्वांटिटी कम है तो वैरायटी भी कम होगी, कि ये लोग हर तरह की पिक्चर भी नहीं करते थे। रफी साहब देखिए 60s में रफी साहब का जो शंकर जयकिशन का जो काम है, उसका स्तर थोड़ा सा घट गया था। पॉपुलर अपील था, जी। लेकिन अभी आप अगर देखिए, जो गाना है बहुत ही फेमस गाना है, तू मेरा मैं तेरी दुनिया जले तो जले, ये ठीक। रफी साहब और हाँ। आशा का ड्यूएट है, धर्मेंद्र और वैजयंती जी। माला के लिए। एक और गाना है, कौन है जो सपनों में आया, झुक गया बिल्कुल। आसमान, या फिर कहाँ चल दिए इधर तो आओ, उसी फिल्म का। या फिर और जो गाने हैं, प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी, देवानंद के लिए गाना है। अप्रैल फूल बना है, ये विश्वजीत के लिए गाना है। ये सारे गाने अगर आप सुनो और आपको पता नहीं है एक्टर कौन है, तो आपको लगेगा सारे के सारे शम्मी कपूर के गाने। जो शंकर जयकिशन के जो खास एक्टर रफी जो यूज हुआ था, शम्मी कपूर, रफी, हाँ। शंकर जयकिशन, ये बहुत ही बड़ा गुरु ऑर्गन कॉम्बिनेशन था। ठीक है। लेकिन वो शम्मी कपूर के गाने नहीं, वो इन चार एक्टर्स के गाने। उसमें शशि कपूर का भी कुछ गाने हैं, दिल है कि धड़कता रहता है। लेकिन आप रफी साहब के, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए हुए गाने आप देखो, तो हर एक में आपको उसी एक्टर की पर्सनैलिटी नजर आएगी। अगर आप खिलौना जानकर तुम, तो आप देखो, आपने पिक्चर देखी नहीं, आप कभी संजीव नहीं कुमार। बोलेंगे अरे ये तो इसका धर्मेंद्र का गाना होगा या जितेंद्र का गाना। ये गाना संजीव कुमार का ही हो सकता है। बिल्कुल। जो आवाज शम्मी कपूर, मोहम्मद रफी से निकाली गई और रफी साहब ने खुद गाया,
तो जैसे धर्मेंद्र का गाना है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, या फिर मैं जट यमला पगला दीवाना, या फिर ऋषि कपूर का डफली वाले दर्दे दिल, पर्दा है पर्दा, ये गाने किसी भी तरह किसी और एक्टर के हो ही नहीं सकते। तो ये जो रफी साहब का, जैसे रफी साहब का पुराना जो एसोसिएशन रहा जॉनी वॉकर के साथ, तो वो सारे गाने जब आप सुनते हो ओपी नैयर और एस डी बर्मन के, तो जॉनी वॉकर के अलावा कोई भी नहीं सकता। तो ये जो एक फाइन पॉइंट है ये रफी साहब के साथ। अभी मुकेश पे आता हूँ जी। मुकेश जी को कभी इन्होंने टाइपकास्ट नहीं किया। इन्होंने कॉमिक गाने गवाए, सैड गाने तो गवाए ही, मुकेश माहिर थे उसमें। मनोज कुमार के लिए उन्होंने इतने सारे हिट्स दिए अलग अलग किस्म के, और मुकेश को भी इन्होंने कभी टाइपकास्ट नहीं। और शास्त्रीय गाना भी सेमी क्लासिकल, जो तुम बिन जीवन कैसे बीता, हाँ। एक प्यार का नगमा है, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, इतनी वैरायटी जो मुकेश अलग अलग तरह, तन मन धन सब है तेरा करके कॉमिक भजन बनाया था मंचली फिल्म में, बाकी सारे गाने किशोर दा के। तो ये जो मतलब ये तीनों सिंगर हो गए। चौथा सिंगर आपने जिक्र किया वो किशोर कुमार है। हाँ, कल्याण जी आनंद जी और उनके बाद एस डी बर्मन ने बहुत अच्छा यूज किया है किशोर दा का, बहुत उनको वैरायटी और जो मतलब बोलते हैं ना अलग अलग रंग किशोर कुमार के दिखाए। तो अभी जब लक्ष्मी जी प्यारे भाई ने पहला गाना रिकॉर्ड किया किशोर कुमार का, ये अमित कुमार ने मुझे बोला है, किशोर के बेटे ने, जो पहला गाना रिकॉर्ड किया मेरे महबूब कयामत होगी, तो वो अमित कुमार ने बोला कि जब किशोर कुमार ने ये गाना सुना और उनका रिकॉर्डिंग लेके आए और सारे घर के नौकरों को सुनाया बैठ के, देखो ये क्या मुझसे गवाह है। और प्यारे भाई ने मुझे, जब मैं प्यारे भाई को मैंने ये बात बताई, प्यारे भाई ने बोला कि हम लोग किशोर कुमार के इतने सारे गाने सुनते आए थे, कुछ गानों में हमने एज म्यूजिशियंस भी काम किया था एस डी बर्मन के साथ, और किशोर दा के साथ भी वो म्यूजिशियंस थे। किशोर दा के कुछ फिल्मों में एज म्यूजिक डायरेक्टर, जहाँ किशोर दा म्यूजिक डायरेक्टर, उनकी अपनी फिल्म में। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ नया किशोर बनाना चाहिए, तो उसी तरह बना ये गाना मेरे महबूब कयामत होगी, जिसमें आपको एक उस वक्त के लिए टोटली अलग किशोर सुनाई देता है। उस वक्त किशोर दा ने इस तरह का गाना या इस तरह की गायकी कभी दिखाई नहीं थी। और ये किशोर दा का पहला गाना, मतलब लक्ष्मी प्यारे ने उनकी जो टैलेंट थी, उनकी आवाज थी, उनको कितना स्टडी किया होगा। और उसके बाद कल्याण जी भाई ने, आनंद जी भाई ने उनको अलग अलग तरह के जय गोविंदम जय गोपालम या फिर प्रिय प्राणेश्वरी, बहुत ही मशहूर गाने, बिल्कुल, और कई के पान बनारस वाला वगैरह वगैरह वगैरह। दादा ने भी उनका बहुत अच्छा अलग तरह का यूज किया, चलती का नाम गाड़ी में, या फिर देवानंद के इतने सारे गानों में, आराधना वगैरह। लेकिन लक्ष्मी जी से जैसे उन्होंने कभी उनसे अलग अलग रंग की कवालियां नहीं गाई, जो हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, अनोखी अदा फिल्म में, सच्चाई छुप नहीं सकती जो मुजरा है, हमें क्या गरज, अगर, ये बहुत ही रेयर गाना है जो किशोर दा का पर्सनल फेवरेट था। अगेन अमित कुमार ने बताया, ये अनारी नाम की फ्लॉप फिल्म में कवाली, हमें क्या गरज लोग क्या मानते हैं, हसीनों को हम तो खुदा मानते हैं। फिर अमीर गरीब में कवाली थी, कहीं जनाब को मेरा तो इंतजार नहीं। तो ये कवाली या फिर गजल, मेरे दीवानेपन की भी कुछ दवा नहीं, जो महबूब की मेहंदी में गाना है, सरकती जाए है मुझसे नकार, जो दीदारे यार फिल्म में गाना है। और इसी तरह के अलग अलग, प्यार को चाहिए क्या एक नजर, ये ऐसे गाने। और वो जो भी गानों में किशोर दा मशहूर थे, फास्ट सॉन्ग, डिस्को सॉन्ग, ये सॉन्ग, वो ये लक्ष्मी जी ने तो दिए, प्यारे लक्ष्मी प्यारे ने तो दिए। किशोर कुमार ने मुझे लक्ष्मी जी ने एक बार बोला था कि किशोर कुमार एक बार ऐसे जो बोलते हैं ना मजाक करते हुए गुस्से में, जो मॉक एंगर जो बोलते हैं इंग्लिश में, तुम तो सारा अच्छा गाना रफी को देते हैं, हमको कुछ देता नहीं, ऐसे बोला था। तो ये इनकी जो मेरे हिसाब से ये चार सिंगर्स को वो वैरायटी किसी ने दी थी। राजेश खन्ना के लिए की 26 फिल्मों के लिए इन लोगों ने म्यूजिक दिया, ये मैं देख रहा था। तो बहुत सारे एक्टर्स भी म्यूजिक डायरेक्टर के फेवरेट होते हैं कई बार।
तो अगर आपकी इनसे बात हुई है तो क्या इनके कोई फेवरेट एक्टर्स थे कि जिनके लिए ये मतलब हमेशा तैयार रहते थे या जिनके लिए कुछ अलग सोचते थे? देखिए, वो लोग सिचुएशन के गुलाम थे। मैं एक ओके। चीज आपको बोलूंगा, वो प्यारे भाई ने एक बार मुझे बोला था कि जैसे मैं शायर तो नहीं, गाना है बॉबी का, तो पहली फिल्म थी ऋषि कपूर के साथ और पहली बिल्कुल, फिल्म बिल्कुल। राज कपूर के साथ। तो वो बोलते थे कि वो इंट्रोडक्टरी गाना जब वो पहली नजर में, मतलब एक लड़की को देखता है पहली नजर में, लव एट फर्स्ट हुँ, साइट भी बोलते हैं, हो जाता है। तो बोलते हैं हमने उसका कैरेक्टर का माहौल, एक तो ये टीनेजर है, ठीक। 20+ नहीं है, हाँ, तो हाँ। ऊपर से ये पंजाबी लड़का है जो मुंबई के एक हुँ, बहुत ही अमीर फैमिली में की पैदाइश है, और उसने लगभग ठीक। अपनी सारी 12 साल या 13 साल बोर्डिंग स्कूल में गुजारे जहाँ इंग्लिश सिखाया जाता है, हुँ, कॉन्वेंट स्कूल में। तो ऐसा लड़का हिंदी में तो माहिर नहीं होगा, ठीक तो है। हमें उसको कुछ सिंपल देना चाहिए। तो ओके। आनंद बख्शी जो उनके साथ हमेशा सोलमेट जैसे थे, उन्होंने ये हुँ, सोचा हुँ। मैं शायर तो नहीं कोई है, हाँ तो लक्ष्मी जी ने हाँ, मुझे बोला कि हम लोग उसको हाय शायरी तो नहीं दे सकते थे कि मेरे ठीक महबूब बात है। तुझे मेरी मोहब्बत की कसम वगैरह वगैरह, एक ठीक सिंपल है। गाना चाहिए। तो हुँ, आनंद बख्शी ने उल्टा सोचा मैं शायर तो नहीं, मगर जब से देखा अच्छा, तुझको शायरी आ गई। तो ठीक। ऐसा गाना, मतलब सिचुएशन, हुँ, हुँ। चाहे हीरो कोई भी हो, ठीक। तो हाँ, तो उसके हिसाब से वो हमेशा काम करते थे। हाँ, रिजल्ट ऐसा होता था, अगर वो फिल्म मेकर उनके करीब है, सब ट्यूनिंग जो हो जाती है ओवरऑल, माहौल अच्छा हाँ, होता है, कहानी अच्छी होती है, तो हुँ, इसके वजह से इनके जो जितने हिट है वो किसी म्यूजिक डायरेक्टर के है नहीं। लेकिन हाँ, उनको हुँ, उनके मतलब जैसे उनकी कामयाबी बढ़ती गई, तो उनके साथ काफी हीरोज करीब होते गए, मतलब पर्सनली भी। ठीक है। हुँ, ऋषि हुँ। कपूर के अलावा धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार और शशि कपूर भी किसी हद तक, शशि कपूर की बहुत ही गहरी दोस्ती थी कल्याण जी आनंद जी के साथ। तो ओके। और राजेश खन्ना के बारे, हुँ, अमिताभ बच्चन हुँ, का होम प्रोडक्शन जो है खुदा गवाह, हुँ, वो एलपी ने हुँ, किया हुँ। था। और ठीक। अमिताभ बच्चन ने उनको प्रेशर डाला था, मतलब प्रेशर है ना, उनको उनके पीछे पड़े थे कि जुम्मा चुम्मा रिकॉर्ड करें। तो ठीक है। उसी तरह मतलब और आप देखेंगे कि होम प्रोडक्शन सबसे ज्यादा लक्ष्मी प्यारी ने की है, एक्टर्स की ओके। जो खुद की फिल्में होती है। हाँ, तो राजेश खन्ना के साथ जो उनका ये था कि राजेश खन्ना म्यूजिकली बहुत ही तेज थे। ठीक। उनको मैंने एक उनकी कहानी सुनी है मैंने, कि वो जब भी हुँ, म्यूजिक डायरेक्टर नया गाना बनाते थे उनके लिए, वो घर लेके जाते थे टेप पर, अच्छा और ठीक है। सुनते नहीं थे, घर में रखते थे। हुँ, 3-4 दिन के बाद अगर गाना उनको याद रहा, एक दो बार सुनने के बाद, तो हाँ, वो हाँ, अप्रूव करते थे। तो उसी ओके। वजह से उनकी इतनी सारी हिट्स होती थी। लेकिन हाँ, उन उनके दिमाग में बहुत ही शार्प माइंड था, जो बोलते हैं ना कि हुँ, कहाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कहाँ उनके दोस्त पंचम। जहां आरडी बर्मन चाहे वहां एलपी को कभी नहीं साइन करेंगे, जहां एलपी चाहे वहां आरडी कभी नहीं आएंगे। ओके। और बाकी सारे म्यूजिक डायरेक्टर जो थे, तो हुँ, वो तो हुँ, फिल्म मेकर के हिसाब से आते थे। मतलब अगर किसी ने कहा कि हम एस डी बर्मन के साथ ही करेंगे, कल्याण जी आनंद जी के साथ ही करेंगे, राजेश ठीक। रोशन के साथ, वो अलग चीज। लेकिन बहुत ही शार्प म्यूजिकल ये था उनका, जो मतलब क्या बोलते हैं, सेंस टेस्ट जो था होता है ना, और टेस्ट एक ओके। जानकारी, जैसे हुँ, हाथी हुँ, मेरे साथी, ठीक है, वो हाँ। सीधा राजेश खन्ना लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। अच्छा। बोले वो साउथ का डायरेक्टर है, उसकी उसकी फिल्म फिर से बनानी है हिंदी में, हुँ, हुँ, तो एक जबरदस्त गाना उनको दे दो। हुँ, और क्या है, मुझे वो फिल्म साइन करनी, वो हिंदी तमिल पिक्चर जो है इतनी चली नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, हुँ, हुँ, लेकिन इनको हिंदी में बनानी है। और मुझे मेरा जो कार्टर रोड का बंगला है उसकी हाँ, आखिरी इंस्टॉलमेंट भरनी है, ठीक। तो मुझे ये पिक्चर चाहिए, तो आप एक खतरनाक गाना बनाओ, वो उसको हम कन्विंस करेंगे कि गाना म्यूजिक हिट होगा। तो ठीक। कुछ 2-3 दिन बाद वो, हुँ, मतलब कार्टर रोड के बंगले की उन्होंने ज्यादा करके किस्तें दी थी, भरी हुई थी। एक वक्त तो कार्टर हाँ, रोड के बंगले में आशीर्वाद, वो गए लक्ष्मी जी जी। को लेके, प्यारे भाई को लेके, और वो डायरेक्टर था,
और मेरे ख्याल से सलीम जावेद साहब भी थे, क्योंकि उन्होंने ये कहानी मुझे बताई थी। हाँ, उन्होंने लिखवाई जावेद थी, साहब बिल्कुल ने, ठीक है। हाँ जावेद जी जी। साहब ने तो, हाँ। और डायरेक्टर थे साउथ के तिरुमुगम। तो हम्म। उन्होंने टेप रिकॉर्डर ऑन किया, चल चल हम्म। चल मेरे साथी, ओ मेरे, हाँ। तो डायरेक्टर बोला हाँ पास पास। ठीक। और वो जब फिल्म बनी तो हम्म। इतनी जबरदस्त चली, उसका म्यूजिक इतना जबरदस्त चला, वो हिंदी बिल्कुल। सिनेमा की पहली सिल्वर डिस्क है जो मतलब ओके। सेल में जाती थी। बाद में तो गोल्ड डिस्क, प्लैटिनम वगैरह बनते गए। हाँ हाँ हाँ। और उस फिल्म पे देवर साहब ने एक और तमिल रीमेक बनाई उस फिल्म की, क्योंकि सलीम जावेद ओके। साहब ने उनको इतना जबरदस्त स्क्रिप्ट दिया था। हम्म। मतलब एक फिल्म जो कमजोर है उस पे बनी सुपर हिट फिल्म सलीम जावेद के सही। स्क्रीन प्ले के, जो सलीम जावेद को भी लाने वाले राजेश खन्ना ही थे। बिल्कुल। और उसके बाद में उस फिल्म की रीमेक फिर से देवर साहब ने तमिल में बनाई, जो खूब चली। ठीक। तो राजेश खन्ना के साथ एक और चीज है, हम्म। आप लाइन देखिए, दो रास्ते, फिरान मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी, दुश्मन, दाग, रोटी, प्रेम कहानी। ये मतलब इसमें किसी भी फिल्म में कमजोर म्यूजिक नहीं, उनकी सफलता किसी का भी फिल्म, राज था उसके उनकी। आगे तो बिल्कुल। चलता है क्या। तो मतलब हम्म। राजेश खन्ना के, चाहे वो कितनी भी गहरी दोस्ती है, मैं किसी भी तरह आर डी बर्मन को डाउन बताना नहीं चाहता, जी। लेकिन सबसे बड़ा जो म्यूजिक का रोल है राजेश खन्ना के करियर में, वो लक्ष्मी प्यारेलाल का है। आर डी बर्मन सेकंड स्टेज पे, हालांकि उनके पास 26 से ज्यादा फिल्म, अगर लक्ष्मी जी की 26 है, जी। मुझे हाँ। वो गिनती एग्जैक्ट पता नहीं है, तो आर डी हम्म। बर्मन की 30-32 होंगी। बिल्कुल। लेकिन जो स्तर है म्यूजिक का, वो आखिरी फिल्म नजराना तक, नजराना में भी एक ठीक ठाक गाना था, कमजोर फिल्म, म्यूजिकली कमजोर थी, ठीक। लेकिन एक किशोरदा का ठीक ठाक गाना था उसमें, जो राजेश खन्ना पे लिया गया। तो वो पूरा जो लाइन है, चाहे वो अवतार ले लो, अमृत ले लो, या फिर पुराने तो बिल्कुल। सारे बड़े बड़े म्यूजिकल से, अनुरोध है, राजेश खन्ना हम्म। के 3 प्रोडक्शन में लक्ष्मी प्यारे का म्यूजिक है। एक महबूब की मेहंदी, जिसमें उन्होंने पैसे डाले थे, एच.एस. रवाइल की फिल्म थी, लेकिन हम्म। राजेश खन्ना को वो स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि उनके खुद के भी पैसे उन्होंने डाले थे। महंगी फिल्म थी लेकिन चली नहीं, म्यूजिक बहुत हम्म। चला। रोटी जो है वो राजेश खन्ना की खुद की प्रोडक्शन थी। आशिक हूँ हम्म। बनो का राजेश खन्ना की खुद की प्रोडक्शन थी। चक्रव्यूह भी राजेश खन्ना की खुद की प्रोडक्शन थी, जिसमें 2 ही गाने थे, क्योंकि वो थ्रिलर थी। तो आर डी बर्मन के साथ जो राजेश खन्ना के प्रोडक्शन थे वो बाद में आए, लेकिन जो लक्ष्मी प्यारे का म्यूजिक है राजेश खन्ना के लिए, या किसी भी हम्म। बड़े स्टार, अभी देखिए सिग्नेचर ट्यून करके एक चीज होती है हिंदी सिनेमा में। हाँ। बिल्कुल। सिग्नेचर ट्यून मतलब एक कलाकार का आप जिक्र करो तो सबसे पहला गाना जो आपको याद आता है, तो बिल्कुल। ये सबसे मैक्सिमम सिग्नेचर ट्यून तो एलपी की है, हर स्टार के साथ। अच्छा। चाहे वो ऋषि कपूर ले लो, चाहे वो धर्मेंद्र ले लो, जहां मैं जट यमला पगला दीवाना पहले स्थान पे आएगा। हाँ। तो उसी तरह बहुत सारे लोग हैं, राखी है, जिन मिल सितारों का आंगन होगा, डिम्पल कपाड़िया है, बॉबी के गाने, मीनाक्षी शेषाद्री, जैकी श्रॉफ है, अनिल कपूर, हीरो। माधुरी बिल्कुल। दीक्षित है। मतलब अगेन, जनरेशन टू हम्म। जनरेशन, एक जनरेशन में नहीं, हर जनरेशन में। हाँ। तो ये सब मतलब, ये सब चीजें हैं जो किसी और म्यूजिक डायरेक्टर में है नहीं, और या तो है तो कम है। हम्म। एक और सवाल मेरे पास है। एक समय था, मतलब इंडस्ट्री में खूब चर्चाएं थी, और था भी कि लता मंगेशकर और आशा भोसले जो थी वो साथ में गाती नहीं थी, उनकी भी आपस में राइवलरी की बातें होती थी। उत्सव फिल्म में जो है उन्होंने गाना साथ गाया, और वहां भी गाना, एलपी थे। गाना उन्होंने गाया था साथ में, मैं यूं बहका रे बहका। नहीं नहीं, वो देखिए ये हाँ। सब गॉसिप की चीजें हैं। लता भाई और आशा भाई हम्म। का कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, ऐसी हम्म। कंपटीशन नहीं थी। हाँ, दोनों के टेम्पररी प्रॉब्लम्स थे लक्ष्मी जी के साथ। अच्छा, कुछ, इस बारे में हाँ बताइए। कुछ हाँ। कुछ मेरे ख्याल से हफ्ते या महीने के प्रॉब्लम्स थे, ओके। लेकिन आपस में उनका मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होता था। और लता और हम्म। आशा हमेशा साथ में गाते थे। ठीक। 50s 60s में तो बहुत ही सारे गाने, 70s में बहुत ही सारे गाने, और 80s में शायद 80s में कोई उनको साथ में लाने वाला था नहीं, या फिर गाने की सिचुएशन हम्म। ऐसी नहीं थी।
लेकिन इसके लिए मन क्यों बहका उत्सव का जो गाना वो फेमस है। हाँ। हालांकि मांग भरो सजना में भी एलपी का गाना था जो उनके साथ, दोनों के साथ था, लेकिन वो मशहूर नहीं हुआ। और मैं तुलसी तेरे अंगन की 1978 में शायद एलपी का उनके लिए बेस्ट ड्यूएट है, छाप तिलक सब छीनी। अच्छा, ठीक। छाप तिलक सब छीनी बहुत ही पारंपरिक रचना है, जिन्हें मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बहुत सारे शास्त्रीय और फोक सिंगर्स ने गाया, लेकिन वो जो लक्ष्मी प्यारे ने जो बेसिक ट्यून को प्रेजेंट किया जिस तरह से, और जिसमें वो लिरिक्स मॉडिफाई आमिर खुसरो साहब की जो सूफी रचना है उस पे, तो वो मेरे ख्याल से कोई इक्विवेलेंट नहीं है। मतलब अगर आप उसका अपील आप सुनो, आज भी मैं उसके बारे में सोचूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और लता जी और आशा जी ने इतनी अच्छी तरह से गाया, खास करके उस एक गाने में मेरे हिसाब से आशा जी लता के ऊपर गई है। मतलब हाँ, उस एक गाने में, एलपी के एक गाने में आशा जी का जो मतलब सिंगिंग है वो मेरे लिए, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, ये दूसरे की पसंद और हो सकती है, लेकिन मन क्यों बहका भी मतलब कमाल का गाना है। और लता और आशा का मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम था उस तरह से। फिल्म जर्नलिज्म की बाद में भी उन्होंने मेरे ख्याल से राम लक्ष्मण के लिए गाया था साथ में। ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से 2000s में राम लक्ष्मण या 90s में राम लक्ष्मण के लिए भी गाया था। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। हमने एलपी के पूरे म्यूजिक और लाइफ को लेकर बात की है। लास्ट क्वेश्चन मेरा अभी इसमें यह है कि अभी जो पद्म भूषण दिया गया प्यारेलाल जी को, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जोड़ी और ये नाम हमेशा इंटैक्ट रहेगा। इसमें ये हुआ कि सिर्फ जो है प्यारेलाल जी को ये पद्म भूषण दिया गया, तो इस पर कई सारी वॉइसेस आई हैं इंडस्ट्री में से, म्यूजिक इंडस्ट्री से, उनकी फैमिली ने भी इस बारे में लिखा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे तो अभी 6 महीने पहले ही नेशनल अवार्ड मिला है जी। किताब पे, तो मैं उस पे मेरी कोई पर्सनल राय ऐसी नहीं है। हाँ, जरूर मिलना चाहिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। देखिए, लक्ष्मी जी गुजरने के बाद प्यारे भाई ने म्यूजिक में कुछ काम जरूर किया है, लेकिन फिर भी 90 या 95% काम तो लक्ष्मी जी के साथ ही हुआ है। और अगर मतलब ये बात है कि एक मतलब जिंदा इंसान को ही ये अवार्ड देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से भी विनोद खन्ना जी को जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, तो विनोद खन्ना जी को पोस्टह्यूमस ही मिला है, मतलब मौत के बाद ही मिला है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से श्रीदेवी को भी मिला है, नेशनल अवार्ड मिला था। और मतलब मेरे हिसाब से एज ए स्पेशल केस लक्ष्मी प्यारे को दोनों को साथ में देना चाहिए। लेकिन अब वो गवर्नमेंट के हिसाब से जो वो लोग चलेंगे, पता नहीं इसमें क्या बारीकियां हैं जी। बट मैं ये कहता हूँ कि मतलब अगर विनोद खन्ना जी को भी मिल सकता है, तो लक्ष्मी प्यारे का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडस्ट्री को, वो 500 फिल्मों का है, और 500 फिल्म यानी कम से कम 2,500-3 हजार गाने, और 500 में से कम 400 फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक। बाद में तो एक ट्रेंड आ गई जब बैकग्राउंड म्यूजिक दूसरे लोग करने लगे, लेकिन कम से कम 400 फिल्मों का बैकग्राउंड। और ये रिलीज की बात करो, अगर आप आधी बनी फिल्में या अनाउंस की गई फिल्में ऐसे हैं, तो वो तो उससे भी ज्यादा उसकी क्वांटिटी हो जाती है। लेकिन अभी ये तो मतलब ऊपर वाला ही जाने, सरकार के जो डिसीजन लेने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्यारे भाई ने भी शिकायत की है, उनका भी प्रेस में रिपोर्ट आया है कि इससे जोड़ी उनकी टूटने जैसी हो गई है, तो मतलब वो भी नाखुश है इस चीज से। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा इनाम आपको दिया है, तो कहीं ना कहीं तो खुशी होगी। लेकिन ये जो नाखुश होने का जो रीजन है वो उनकी जो दोस्ती है, क्योंकि देखिए मेरे किताब में पंडित हरिप्रसाद जी का भी एक सेक्शन है जिन्होंने उनके अनुभव दर्ज किए इन दोनों के बारे में, और उन्होंने आखिर में एक शब्द बोला है कि एक वाक्य बोला है कि मैरिड कपल, शादीशुदा जोड़ियां उतनी नहीं टिकती जितनी इनकी जोड़ी टिकी। ठीक बात है। तो ये उनकी स्टेटमेंट है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका। अच्छा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, जो भी मेरे किताब में सारे के सारे रिकॉर्डेड है।
जी तो उन्होंने ये बोला है कि जोड़ियां भी उतनी, शादीशुदा जोड़ियां, पति पत्नी की जोड़ियां भी उतनी नहीं टिकती जितनी ये दोनों ठीक है। साथ में रहे। तो इसके बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए, इतना ही कहूंगा। चलिए राजीव जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी और इंसाइट भी मिली होगी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक को लेकर और उनकी जो म्यूजिकल वर्ल्ड है उसको लेकर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। थैंक यू, और मुझे हम भी आपसे बिल्कुल, धन्यवाद। दर्शकों की तरफ से भी आपको धन्यवाद, और हम जो है जल्दी ही फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक नए सब्जेक्ट के साथ में। थैंक यू। नमस्कार। सारे श्रोताओं, सारे सुनने वालों को, देखने वालों को नमस्कार मेरा। थैंक यू।